नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों कैसे जो है यहाँ पर एक बार फिर से हमास ने इजराइल के कई टैंकों को बना लिया निशाना। हमास के इस दाव से इजराइल हुआ बैकफुट पर। आखिरकार क्यों दोस्तों? तोक़ीर रज़ा के समर्थन में उतरा मुस्लिम समुदाय। जमकर हुआ दोस्तों कल हंगामा। बताएंगे इसकी पूरी वजह क्या है और आखिरकार कैसे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के पलटी मारने पर दिया करारा जवाब। कहा कितनी लंबी फौज बना ले बीजेपी और उसका हारना तय है। आपको बता दें, इसी के साथ ये भी बताएंगे राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। बता दिया देश में आरएसएस और बीजेपी को नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल तोक़ीर रज़ा ने मुस्लिमों के समर्थन में कल रैली निकाली थी, जिसके बाद जुमे की नमाज के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी और कहा था कि अब जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो गई है। तोक़ीर रज़ा ने कहा था कि तुम लोग मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलाओगे तो क्या हम डरने वाले हैं। जिसके बाद आपको बता दें तोक़ीर रज़ा के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा और वहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई थोड़ी बहुत। लेकिन आपको बता दें चले, अब बयान निकलकर साफ आ रहा है जो है यहाँ पर तोक़ीर रज़ा का कि वो डरने और झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 2014 के बाद से मोदी सरकार टारगेट कर रही है। सीधी सी बात यह है दोस्तों, बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है, विपक्ष को तोड़कर पूरे विपक्ष को अपनी तरफ कर लो, मुसलमानों को परेशान करते चले जाओ ताकि वोट मिलने में बहुत आसानी हो। यही कारण है जो इस पर बवाल मचा हुआ है। कल तोक़ीर रज़ा ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद आपको बता दें चले उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें हल्द्वानी के बाद ये कल दूसरा वो था जब यहाँ पर हंगामा मच गया। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल जो हो रहा है दोस्तों वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि 2014 के बाद से मुस्लिमों की हालत भारत में बहुत ख़राब हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया बवाल। जी हाँ, जयंत चौधरी के पलटी मारने के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आया अखिलेश यादव। अब आप समझिए दोस्तों कितने बड़े पलटू हैं ये लोग। नीतीश के बाद अब जयंत चौधरी छोटे पलटू राम बन गए हैं। इसलिए बन गए दोस्तों कि जैसे ही चौधरी चरण सिंह को बीजेपी ने वोटों के लिए, समझिए वोटों के लिए बीजेपी भारत रत्न बांटती फिर रही है। वरना आप समझिए अगर इतना ही सम्मान देने की थी तो जिन लोगों को आज भारत रत्न दिया जा रहा है एक के बाद एक लोगों को, उनको बीजेपी ने पहले क्यों नहीं दिया भारत रत्न? चाहे वो बिहार के हों दोस्तों, भारत रत्न दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह हो। लेकिन अगर आप अभी बीजेपी से बोल दो चौधरी चरण सिंह की जो किसानों के लिए योजना थी उसको लागू करो तो बीजेपी भाग जाएगी। सिर्फ भारत रत्न देने से काम नहीं चलता है। और सब जान रहा है कि आप भारत रत्न लोग क्यों बांटते फिर रहे हो मिठाई की तरह, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वोट पाना चाहते हो। अखिलेश ने कहा कि ये लोग कितनी फौज बना ले, ये लोग बुरी तरीके से हारेंगे। अखिलेश ने उस सीट की याद दिलाई जिसमें कांग्रेस और ने सपोर्ट किया था अखिलेश को और वहाँ पर बड़ी जीत हुई थी। उन्होंने अखिलेश ने कहा उसी तरीके से बीजेपी हर जगह चुनाव हारेगी। अखिलेश ने साफ चेतावनी दी, कितनी लंबी फौज बना लो कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। और वैसे भी दोस्तों जयंत चौधरी भी अब पलटू राम बन गए। उनको जो थोड़े बहुत वोट मिलते थे वो भी इसी वजह से मिलते थे क्योंकि वो खास करके विपक्ष के साथ थे, लेकिन किसान अब उन्हें भी वोट नहीं देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से मच गया बवाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले हमास पर इसराइल का हमास ने इसराइल पर किया ताबड़तोड़ हमला। दरअसल आपको बता दें चले एक बार फिर से दोस्तों हमास ने इसराइल के कई टैंकों को अपना निशाना बना लिया। हमास इसराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों हमास के इस अटैकों से इसराइल बच नहीं पा रहा है, जिसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि इसराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें चले हमास इसराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इसराइल के आने वाले दिन काफ़ी ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि अब हमास ने कमर कस ली है इसराइल को सबक सिखाने में। इधर दूसरी तरफ गज़ा को भी खाली कराया जा रहा है, भगाया जा रहा है वहाँ से इसराइल के सैनिकों को खदेड़ खदेड़ कर। जिसके बाद आपको बता दें चले सियासत हो गई है और भी ज़्यादा गर्म दोस्तों। और इस सियासत में आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल देश की राजनीति अब कहाँ जा रही है ये सोचना बड़ा ही अजीब और गरीब लग रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले हल्द्वानी में जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस प्रशासन है। दरअसल दोस्तों हल्द्वानी में बड़ा बवाल हो गया।
जहाँ पर देखते ही देखते मदरसे को तो ढहाया गया, उसके साथ साथ मस्जिद को भी, जिसके बाद वहाँ पर बवाल मच गया क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा था कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा। आपको बताते चलें उसके बाद काफ़ी वो हो गया हंगामा, जिसमें आपको बताते चले 4 लोगों की 5 लोगों की बताया जा रहा मौत हो गई। यही नहीं दोस्तों, आप समझिए जगह जगह मदरसों को मस्जिदों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र लेके चले जाते हैं। इस बात का भी ध्यान नहीं रखते दोस्तों कि एक समुदाय के लोग इससे कितने आहत होंगे। अगर आपको ये चीज़ करना ही है दोस्तों तो पूरे आप समझिए इंतज़ाम के साथ करना चाहिए कि इस तरीके के कोई दंगे ना फैलें दोस्तों। पहले लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर सच में कोई चीज़ इनलीगली बनी है तो उनको समझाना चाहिए कि ये इनलीगली बनी है, इस वजह से हम इसको ढा रहे हैं। चलिए इस वक्त तो ये बहाना था इनके पास कि ये अवैध बनी हुई है, लेकिन दोस्तों जो 600 साल पुरानी मस्जिद को ढा दिया गया रात के अंधेरे में, क्या वो भी अवैध बनी थी? जिस ज्ञानव्यापी मस्जिद में आपने पूजा करा दी दोस्तों, जहाँ मस्जिद है, क्या वो भी अवैध बनी हुई है? आप समझिए पहले तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको दोस्तों नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को छीना जा रहा है, और फिर ये उम्मीद भी करते हैं कि शांति जो है बनी रहे। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक चीज़ एक लावा बन के फूटती है। अभी हमने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ। ऊपर वाला ना करे दोस्तों, अगर पूरे देश में मणिपुर जैसे हालात बन गए तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को हिंदू मुसलमान पर यही रोक लगाना चाहिए। वही असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री को आगे आकर लोगों को ये कहना चाहिए कि जो वर्शिप एक्ट बनाया गया था मंदिर मस्जिद पर, वो भी दोस्तों अब पूरी तरीके से लागू करना चाहिए उन्हें, कि जो धर्मस्थल जहाँ है वो वहीं रहेगा। लेकिन क्या हो रहा है ये सब देख रहा है। प्रधानमंत्री आकर ये तक नहीं बोल रहा है कि फ़िलहाल इन मस्जिद और मंदिर के जो मुद्दे हैं इन पर अब रोक लगे, जो धर्मस्थल जहाँ है वो वहीं रहे। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार तो चाहती ही है कि मंदिर और मस्जिद पर दोस्तों झगड़े होते रहें, वरना इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों आप समझिए इतने नासमझ तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं हो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर वो चाहें तो वर्शिप एक्ट को दोस्तों अभी मंजूरी दे सकते हैं कि ये एक्ट लागू रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जानबूझकर इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहा है क्योंकि बीजेपी की राजनीति ही हिंदुत्व से चल रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले फिलहाल आम आदमी पार्टी को बीजेपी नहीं हरा सकती, इसीलिए आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं पर पड़ते हैं छापे ईडी सीबीआई के। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी को घेर लिया। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ईमानदार सरकारों को झेल नहीं पाती और ईमानदार सरकारों से बीजेपी निपट भी नहीं पाती है। केजरीवाल ने कहा कि हमने जो मोहल्ला क्लिनिक और तमाम चीज़ें की हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों देश के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने वाकई में दिल्ली में जो चीज़ें की हैं वो काबिल तारीफ़ है दोस्तों, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्कूल्स हों या फिर दूसरी चीज़ें हों दोस्तों, उसमें केजरीवाल का बहुत अहम भूमिका रही है और उन्होंने अच्छी राजनीति की है दिल्ली में। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो जाए और तमाम विपक्ष को तोड़ लिया जाए। आपको बताते चले जयंत चौधरी के जाने पर केजरीवाल ने कहा कि ये सब उनकी अपनी सोच है और जयंत चौधरी जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है मुझे लगता है वो ठीक नहीं है उनके लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि जनता दोस्तों ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट नहीं देती जो पलटीबाज होते हैं। जयंत चौधरी वैसे भी कोई ख़ास उनकी दोस्तों पकड़ है नहीं चुनाव में, लेकिन जो थोड़े बहुत वोट मिलते हैं अब वो भी हाथ से जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़ास निकाली कांग्रेस ने कहा कि भारत रत्न देकर बीजेपी 2024 में वोट पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। दरअसल आपको बताते चले जयराम रमेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न के बहाने बीजेपी उन समुदायों को उससे वोट पाना चाह रही है जैसे किसान हुए दोस्तों। किसानों के बारे में बीजेपी ने क्या किया आप समझिए, कुछ नहीं किया। क्यों किसान आज परेशान है, क्यों उसको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल पा रही है, और उल्टा जब किसानों ने आंदोलन किया तो ये बता दिया कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो भैया खालिस्तानी है। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया ये पैसा लेकर बैठे, तमाम चीज़ें उन्हें बदनाम किया गया। और दोस्तों वोट मांगने किसानों के पास ही जाया जाता है। सीधी सी बात यह है कि इस देश के हर किसान को मोदी सरकार को बायकॉट करना चाहिए अगर थोड़ी सी भी उनमें दोस्तों इज्जत है तो, क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों का सिर्फ अपमान किया है। इतने साल में अगर ये बताने की कोशिश की जा रही कि देखो हमने चौधरी चरण सिंह जी को
यहाँ पर हमने वो दे दिया भारत रत्न दोस्तों। तो ये कोई एहसान नहीं किया है बीजेपी ने। और वैसे भी भारत रत्न देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या देश में जो बदहालियाँ चल रही हैं क्या वो भारत रत्न ढक देंगे बीजेपी की नाकामियों को दोस्तों? जो किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने सोचा था कि किसानों को उनकी एमएसपी मिले, उनको जो है यहाँ पर उनकी आयत दुगनी हो, और दोस्तों वो तमाम चीज़ें जो चौधरी चरण सिंह ने कही थी, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ काम होगा। और जयंत चौधरी जैसे लोग दोस्तों जो कर रहे हैं इस वक्त, वो देश के लिए ख़तरनाक है। खुद के लिए पलटी मार देना, खुद के फ़ायदे के लिए। आप देखिए कौन कौन पलटी मार चुका है अब तक। नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, महाराष्ट्र के कांग्रेस के एक बड़ा नेता उसने पलटी मार दी। कल बाबा सिद्दीकी जो कि अपनी इफ्तियार पार्टी के लिए जाने जाते हैं, बाबा सिद्दीकी ने भी कल कांग्रेस छोड़ दी, बताया जा रहा है एनसीपी ज्वाइन करेंगे वो अजीत पवार वाली। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि मस्जिदों को ढहाया जा रहा है। खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ही दोस्तों आप समझिए बीजेपी के समर्थक गैंगों में ज्वाइन कर रहा है। इनके लिए दोस्तों कोई मायने नहीं रखता देश बर्बाद हो या जले, इनके लिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है दोस्तों, और वो है पैसा, वो है दौलत, वो है दोस्तों शोहरत। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख लेना जब भी देश को आज़ादी मिली है या फिर देश में आंदोलन हुए तो गरीबों ने ही किया है वो आंदोलन। कभी भी कोई अमीर सड़क पर नहीं उतरा और ना कभी उतरेगा दोस्तों, क्योंकि हमें एक चीज़ तो साफ पता है, देश का गरीब ही देश को चला रहा है। अमीर तो दोस्तों कब के देश को बर्बाद कर चुके हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर हल्द्वानी में हाई अलर्ट जारी। जी हाँ, इंटरनेट से लेकर तमाम चीज़ें बंद। इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। दरअसल आपको बता दें चले, इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी को जमकर घेर लिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हल्द्वानी में जो हुआ वो मोदी सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जो ख़ास करके मस्जिदों के साथ किया जा रहा है, मदरसे मस्जिदों पर, वो गुस्सा मुसलमानों का लावा बनकर फूट रहा है। यही नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आप समझिए इसकी नफ़रत को नहीं रोका गया दोस्तों तो लोगों के दिलों में एक आग सी लग जाएगी। सीधी सी बात ये दोस्तों, एक इंसान एक हद तक ही जुल्म सहन कर सकता है। अभी बीजेपी मुसलमानों पर जितने जुल्म कर रही है वो करती रहे, लेकिन दोस्तों आप समझिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमने मणिपुर में देखा, हम नहीं चाहते कि हमारा इतना खूबसूरत देश दोस्तों, जिसकी लोग मिसाल देते हैं कि भारत में भाईचारा कायम है, प्यार मोहब्बत है, वो ख़त्म हो जाए दोस्तों। और इस वक्त बीजेपी उस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। भारत एक सेकुलर कंट्री में आता है जहाँ पर सभी धर्म समाज के लोग बहुत ही भाईचारे से रहते हैं। और दोस्तों इस समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल सजे हुए हैं। अगर उसको मिटाने की कोशिश की जाए तो ये सरकार मिट जाएगी दोस्तों, लेकिन इस देश का भाईचारा, अखंडता और मोहब्बत नहीं मिटने वाली। चाहिए सरकार कितनी कोशिश कर ले, बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, वो तमाम विपक्ष को तोड़कर अपने दर ले आए, लेकिन दोस्तों अगर चुनाव हारना होगा तो वो हार कर रहेगी। वो 10 और लोगों को अपने दर कर लेगी, तब भी नहीं जीत पाएगी अगर जनता ने एक बार सोच लिया तो। हाँ, अगर जनता ने नहीं सोचा और दोस्तों अंधभक्ति में वोट दिए तो फिर ये भी तय दोस्तों कि ये लोग खुद ही एक दिन ऐसा आएगा जब मोदी सरकार के ख़िलाफ़ खुद ही सड़कों पर उतर जाएंगे। क्योंकि कहते हैं दोस्तों जब देश में कुछ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इंसान को उससे समझ ज़रूर मिलती है। ऊपर वाले से ये उम्मीद है कि आने वाला ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसमें बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर जाए और जो है इंडिया गठबंधन अलायंस जो बना है वो सत्ता में आए, ताकि दोस्तों देश में कुछ विकास हो सके, युवाओं को नौकरियां मिल सकें। और आज जो हो रहा है वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है दोस्तों जहर जो घोला जा रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत। बीजेपी के भारत रत्न पर बीजेपी को घेरा, कहा बाबा साहब ठाकरे को दो भारत रत्न अगर देना है तो। दरअसल आपको बता दें चले, संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र को गुंडा राज बना दिया है शिंदे और बीजेपी ने मिलकर। वहाँ पर कोई भी आता है किसी को भी गोली मारकर भाग रहा है, किसी पत्रकार की हत्या हो रही है। जब से दोस्तों शिंदे सरकार आई है तब से महाराष्ट्र में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल असली शिवसेना हम हैं और हम ही रहेंगे। संजय रावत ने कहा कि नाम और सिंबल छीनने से कोई शिवसेना नहीं बन जाएगा। शिवसेना ने उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ी है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा एक ही है, ये दोनों एक ही विचारधारा पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल संजय रावत ने भी एक हमला बोलते हुए बीजेपी से कह दिया कि वीर सावरकर और बाबा साहब अम्बेडकर को कब दोगे जो है यहाँ पर भारत रत्न। अब आप समझिए दोस्तों, फ़िलहाल ये जो भारत रत्न का सिलसिला चल रहा है ये सब कुछ चुनाव के बाद रुक ही जाना है।
बस एक बार दोस्तों बीजेपी सत्ता से बाहर गई कि उसके हाथ की सारी पावर फिसल जाएगी मुट्ठी से रेत की तरह। क्योंकि बीजेपी अभी पावर में ही इसलिए दोस्तों, इसलिए है क्योंकि क्या हो रहा है ये सब आप देख लीजिए। जितने भी अधिकारी हैं सरकारी नौकरियां करते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो बीजेपी से नाखुश हैं, वो कांग्रेस को वोट देते हैं। क्योंकि दोस्तों उन सबको पता है बीजेपी ने ओल्ड पेंशन योजना, तमाम जो दोस्तों लोगों को पेंशनें मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है, तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। और ख़ास करके सरकारी अफसरों की तो पूरी तरीके से नाक में दम हो चुका है जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इसराइल की जंग के बीच में दोस्तों एक बार फिर से हूतीस का ज़ोरदार अटैक, हूतीस ने फिर से दोस्तों शिप को लिया अपने निशाने पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हूतीज़ ने एक बार फिर से ज़ोरदार अटैक कर दिया। हूतीज़ ने दोस्तों इजराइल और हमास की जंग के बीच में एक बार फिर से इजराइल के टैंक को दोस्तों अपने निशाने पर ले लिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों फिलहाल इस वक्त काफ़ी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है जो इजराइल, क्योंकि इजराइल को चारों तरफ से घेरा गया है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें ये तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नज़र आ रही है। जहां पर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि अब आने वाले समय में दोस्तों इस सरकार की जो नाकामियां हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं और पूरी तरीके से दोस्तों बीजेपी जो है वो बैकफुट पर है। ऐसे में अब हमें ये देखना होगा दोस्तों कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि देश की जो जनता है वो अब कहीं ना कहीं इसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। और ऐसे में नई नई चीज़ें जो हो रही हैं वहाँ पर उसको लेकर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि जो ये हूतीस के हमले हो रहा है इससे भी दोस्तों इजराइल में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया। और ये साफ़ है कि अब इजराइल का आने वाले समय में ज़ोरदार तरीके से बहिष्कार करेंगे वहीं के लोग। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। राहुल बोले बीजेपी और आरएसएस ने देश में इतनी नफरत घोल दी है कि दोस्तों देश में आप समझिए नफरत के नाम पर राजनीतियाँ की जा रही हैं। राहुल ने कहा कि देश आगे भी इसी पीड़ा से नहीं गुजरेगा, देश के तमाम लोग जो हैं वो साथ आएंगे। और ख़ास कर दोस्तों जो महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी। सीधी सी बात यह है दोस्तों, आज हमारे देश की राजनीति ख़तरनाक हो चुकी है। इसको रोकने के लिए जो भी करते बनेगा वो ज़रूर होगा। लेकिन साफ सी बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जमकर जो है यहाँ पर बरसते हुए नज़र आए हैं राहुल गांधी। राहुल ने बीजेपी को जमकर घेरा और साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी और आरएसएस ने देश में ऐसी विचारधारा फैला दी है दोस्तों जिससे कहीं ना कहीं देश की जनता बहुत ज़्यादा आहत है। और ऐसे में इस चीज़ को रोकने के लिए राहुल ने कहा कि हर जगह मोहब्बत की दुकान खुलेगी, बीजेपी की नफ़रत को मिटाकर रहेंगे दोस्तों। जाहिर सी बात है इस बार भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर करेगा विपक्ष। मुझे एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक ये लोग लोकसभा की सीटें जीतने में ज़रूर सक्षम रहेंगे। बस हम यही चाहते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो और दोस्तों वोट मिलने के बाद इंडिया अपनी सरकार बना ले, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएं ताकि दोस्तों आने वाले समय में जो राजनीति है वो और आगे जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी के ख़िलाफ़ बनाया चौतरफा प्लान। इंडिया गठबंधन के दोस्तों जो बड़े चेहरे हैं वो लोग अब बीजेपी को घेरने की तैयारी में। दरअसल आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव से लेकर तो तेजस्वी यादव तक तमाम लोग दोस्तों जो है यहाँ पर सीट बंटवारा और सीट शेयरिंग पर लगे हुए हैं। क्योंकि अब 90 दिन, आज से 90 दिन बाद बताया जा रहा है चुनाव हो जाएगा। यानी कि मानकर चलिए 3 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव है। इस 3 महीने में दोस्तों आप समझिए पार्टी को अपना अपना प्रचार करना है, पार्टी को मजबूत करना है, वो तो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक माहौल बना रही है। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल एक साथ चलेंगे दोस्तों। साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल दो लड़के फिर से एक बार साथ आने वाले हैं, यंग एज है दोनों की। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल राहुल गांधी और अखिलेश की जो समीकरण उत्तर प्रदेश में बनेगा ये क्या है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, आने वाले समय में जो वोटों की चोरियां हो रही हैं उस पर भी घमासान मचा हुआ ईवीएम को लेकर। तो अब ये देखना होगा कि इस बार चुनाव किस तरीके से होता है, क्योंकि ईवीएम से लेकर तमाम चीज़ पर बीजेपी का कब्जा है दोस्तों। आपने देखा कल पाकिस्तान में वोट हुआ, क्या पाकिस्तान में दोस्तों ईवीएम से वोट डले? नहीं डले। पाकिस्तान तक में दोस्तों बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है कल। और यही कारण है जो हमारे देश में धांधलियाँ हो रही हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो